एएसके क्लासेस में आपका स्वागत है। और एएसके आपके सामने प्रेजेंट कर रहा है एनईएस अर्थात राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण 2021, जो आपका एग्ज़ाम होना है 12 नवंबर 2021 को, उसका मॉडल क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, ये जो मैं क्वेश्चन पेपर दिखा रहा हूँ, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सीधे तौर पे। तो आप इस मॉडल पेपर को मजाक में मत लीजिएगा, ना ही ये आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है उसको मजाक में लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण एग्ज़ाम है ये। तो इसको ध्यान से देख लीजिए किस टाइप से क्वेश्चन आपके सोशल साइंस सब्जेक्ट में पूछे जाएंगे। इसके पहले मैं हिंदी का जितने भी क्वेश्चंस हो सकते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे, मैं ऑलरेडी अपलोड कर दिया हूँ। एक प्लेलिस्ट बना दी गई है, जाइए प्लेलिस्ट में आसानी से आप सभी वीडियोस को फाइंड कर सकते हैं। आज बारी है सोशल साइंस का, तो चलिए हम देख लेते हैं किस टाइप से क्वेश्चंस हमारे सोशल साइंस से पूछे जाएंगे, और मैं प्रत्येक प्रश्न का मतलब भी समझाऊंगा और कहाँ कहाँ से क्वेश्चंस बन सकते हैं ये भी आपको बताऊंगा। तो इस वीडियो में मॉडल क्वेश्चन पेपर के साथ साथ आपको आंसर भी मिलेगा और कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले विद्यार्थी के लिए कुछ निर्देश लिखा है। जैसे इस पुस्तिका में 70 प्रश्न हैं, तो मैं आपको 70 प्रश्न एक ही वीडियो में तो नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग हो जाएगा। तो मैं प्रयास करूँगा आपको 20 से 30 प्रश्न दिखाने का। ठीक है, चलिए आगे देख लीजिए। आपको समय 120 मिनट लग मिलेगा। यहाँ पर तो ठीक है, आप तैयारी कर रहे हैं तो ज़्यादा समय है आपके पास, लेकिन एग्ज़ाम में आपके लिए 120 मिनट समय निर्धारित किया गया है। प्रत्येक प्रश्न के 4 विकल्प दिए जाएंगे ABCD, एक उसमें से करेक्ट आंसर है। एक चीज़ ध्यान रखिएगा ना, ये जो क्वेश्चंस पेपर है घुमाया बहुत है, और घुमाया ऐसे कि अच्छे अच्छे स्टूडेंट्स का दिमाग एकदम खोल देता है। तो ये पेपर तो बिल्कुल मजाक में मत लेना यार, मैं अगेन बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से पढ़ना। यकीन मानो बेहतर नंबर आएंगे अगर आप इसके क्लासेस लगातार ऐसे जुड़े रहेंगे तो। ठीक है, चलिए। और यहाँ पर ये बोला गया है कि विद्यार्थी यदि रफ कार के यूज़ करना चाहें तो वह आसानी से कर सकते हैं। चलिए, यहाँ से हमारा होता है स्टार्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इसे मैं थोड़ी जूम कर देता हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे और बेहतर तरीके से समझ सकें। देखिए, ब्रिटिश नाइजीरियाई कलाकार इंका सोनीवारी द्वारा एक बनाया गया चित्र यहाँ पर दिखाया गया है, जो कि चित्र मेंशन नहीं है, चित्र दिखाया गया है। इसका मतलब ये कह रहा है कि आपको इमेजिन करना है। इस चित्र के बारे में सोनीवारी कहते हैं, क्या कहते हैं, यह कम हूबहू दीवार पर किसी छींटे की तरह है। मैं सिर्फ इसके एक दुर्लभ वस्तु बनाने के बारे में सोचा था। इसकी दुर्बलता के कारण हाल ही में घटित युद्ध का एक स्रोत है। मैं उन लालची कंपनी के परिणाम स्वरूप होने वाली आपदाओं के बारे में भी सोच रहा था, जिन्होंने वनस्पतियों एवं जीवों को नष्ट कर दिया और नदियों को गंदगी का नाला बना दिया है। ठीक, तो आगे लिखा है, इस चित्र का मुख्य विषय क्या हो सकता है। मतलब ये कह रहा है कि सपोज दैट यदि आप इमेजिन कर रहे हैं कोई ऐसा चित्र ना है, तो उसका मुख्य बिंदु क्या हो सकता है, मुख्य विषय क्या हो सकता है, मतलब किसके ऊपर ये चित्र बनाया गया होगा। आपके पास ऑप्शन है समृद्ध तेल संसाधन, गुलामी का इतिहास, भोजन का अभाव, अन्य देशों के साथ व्यापार। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, और सेकंड क्वेश्चन से आपको बहुत कुछ नॉलेज मिलने वाला है, ध्यान से देखिएगा। थार एक्सप्रेस एवं समझौता एक्सप्रेस दो ट्रेन सेवाएं हैं। तो याद रखिएगा, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस दो ट्रेन का नाम है जो कि भारत से पाकिस्तान के बीच चलता है। और आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन यहीं से बनेगा, पक्का फिक्स है कि भारत और पाकिस्तान के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम इनमें से कौन सा है। 4 ऑप्शन दे देगा, थार एक्सप्रेस और 2-4 एक्सप्रेस का नाम दे देगा, और उसमें से सही आंसर आपको चयन करना। तो याद रखना, थार एक्सप्रेस और समझौता एक्सप्रेस जो भारत देश से पाकिस्तान के बीच चलता है। देखो, क्वेश्चन पेपर बाहर से नहीं आएगा, इन्हीं क्वेश्चंस के बीच से क्वेश्चन डिजाइन किया जाएगा, या फिर सेम टू सेम क्वेश्चन को उठाएगा और पटक देगा आपके मेन पेपर में। ठीक है, आगे देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सी सुविधाएं इन देशों के यात्रियों के लिए ट्रेन से सफ़र करने का मुख्य कारण हो सकती है। आपके पास ऑप्शंस हैं कई सारे, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दोनों देशों के अंदरूनी हिस्से में यात्रा के अन्य साधनों की तुलना में ये ट्रेन कम समय लेती है। ठीक, तो ये इसका सही आंसर है। देखिए, आंसर मैं खुद से रेडी किया हूँ, पढ़ा हूँ पहले, फिर आंसर छांट करके लेकर के आया हूँ, और कोई आंसर गलत नहीं है। ठीक है, आप भरोसा कर सकते हैं आँख बंद करके। यकीन मानिए, अगर ये आप आंसर देंगे ना तो ये काट नहीं सकता आपके आंसर को। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड। भारत के एक विशेष क्षेत्र से संबंधित
निम्नलिखित कुछ स्थानीय व्यंजन दिए गए हैं। अब देखिए ये कोई क्षेत्र का व्यंजन दे दिया गया है, व्यंजन मतलब जिसे खाते हैं बना करके, ठीक है। तो ये क्षेत्र आपको पहचानना है किस क्षेत्र से संबंधित ये व्यंजन है। तो आप व्यंजन का नाम देख लीजिए और इसके बारे में पढ़ लीजिए थोड़ी थोड़ी, लेकिन इसके पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ थोड़ी। हाँ चलिए व्यंजन देख लीजिए। सबसे पहले बोला है तंगतूर। तंगतूर का है, एक स्थानीय सब्जी है, ठीक। याद रखिए, देखिए मैं पूरा उच्चारण नहीं कर रहा हूँ ना ही पूरा पढ़ रहा हूँ, ठीक। नमथुक, नमथुक, ठीक है। और याद रखिएगा मोक मोक और चूटंगी, चूटांगी, ठीक। तो ये कहाँ पर खाया जाता है, कहाँ का खाना है, ये आपको बताना है। ऑप्शन है कच्छ, कुर्ग, लद्दाख या सुंदरबन। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स लद्दाख। लद्दाख की ये सभी खाना है, लद्दाख में खाया जाता है। अब लद्दाख कहाँ है, तो लद्दाख जम्मू कश्मीर के पास ही है, ठीक है। लेह से लद्दाख जाते हैं घूमने के लिए, बहुत ही बेहतरीन प्लेस है। यदि कभी मौका मिले तो आप भी जरूर विजिट कीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4। अब क्वेश्चन नंबर 4 में ये बोला गया है कि कुछ क्षेत्रफल दे दिया है, कुछ धर्म दे दिया है, तो आपको पहचानना है क्षेत्रफल देख करके कि किस किस देश का हो सकता है। और ये रहे आपके सामने ऑप्शंस, भारत चाइना, अफ्रीका चाइना, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका। तो सबसे पहले भारत देश का क्षेत्रफल तो आपको पता ही है कि 32,87,267 वर्ग किलोमीटर है, ठीक। तो भारत देश का पता है, तो यहाँ पर क्या है 30 है, तो भैया तो भारत देश का तो 32 है। तो सबसे पहले ये ऑप्शन तो गलत ही हो गया। समझ रहे हैं मेरी बात को। चलिए अब आगे देखते हैं। चीन का क्षेत्रफल आपको पता ही है कि चीन का क्षेत्रफल यहाँ पर एग्जैक्ट लिखा है, ठीक। तो भैया चीन किस में है, ऑप्शन नंबर 1 में है और 2 में है। तो जब ऑप्शन नंबर 1 गलत हो गया और 2 में चीन है तो 2 ही तो होगा इसका सही आंसर। देखिए ऐसे क्वेश्चन का जब आपको एक चीज़ का आंसर पता होता है ना, तो दूसरे को भी आप आसानी से हल कर सकते हैं, ठीक। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है नीचे दी गई जानकारी के आधार पर प्रश्न क्रमांक 5 और 6 का उत्तर देना है। और ये जानकारी ये आपके सामने है। जानकारी में लिखा है, इसको थोड़ी जूम कर देता हूँ। यह 13वीं शताब्दी के एक सूफी रहस्यवादी कवि जलालुद्दीन रूमी की तस्वीर दिखाई गई है। मतलब उन्होंने इस तस्वीर को बनाया था, ये वो नहीं है कि जलालुद्दीन रूमी आप समझो, ये चित्र को उन्होंने बनाया था। इस्लामी परंपरा के अनुसार रूमी ने मसनवी नामक एक पुस्तक लिखी थी। तो आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि रूमी नामक पुस्तक, सॉरी एक सेकंड में थोड़ी क्लियर कर देता हूँ, हाँ, मसनवी नामक पुस्तक किसने लिखी थी। तो इसका सही आंसर क्या होगा, रूमी नामक कवि ने, ठीक। आगे देखिएगा, जिन्होंने एशिया माइनर के क्षेत्र में सांस्कृतिक जीवन को प्रभावित किया था। तो देख लीजिए ये रहा इमेज आपके सामने। चलिए अब देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस क्या हो सकता है। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कहता है निम्नलिखित में से कौन सा पहलू रूमी के भगवान के बारे में तत्व ज्ञान दर्शन शास्त्र का मूल है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट, कई रूपों एवं नामों के बजाय ईश्वर सार्वभौमिक तथा एक है। ये इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 6। हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कहता है रूमी ने समा को संगीत सुनने और पवित्र नृत्य करने के लिए प्रोत्साहित किया। संगीत ने भक्तों को अपना पूरा ध्यान परमात्मा पर केंद्रित करने में सहायता की। इस विचार से घुमक्कड़ दरवेशी के अभ्यास का विकास एवं अनुष्ठा के रूप में हुआ। तो निम्नलिखित में से किस देश में घुमक्कड़ दरवेशी का समारोह पारंपरिक रूप से प्रचलित है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इस करेक्ट आंसर। देखिए घुमक्कड़ ना ज़्यादातर टर्की में ही है, इसे टर्की बोलते हैं या फिर आप तुर्की पढ़ सकते हैं, तो ज़्यादातर लोग यही हैं, तो यही इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, और ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहा है, ठीक, क्योंकि पेपर का क्लू थोड़ी थोड़ी मुझे पता चल चुका है, ठीक है। तो अगर आप इसके क्लासेस में नए हैं ना तो सब्सक्राइब कर लो, हो सकता है 12 नवंबर के पहले आपको मैं रियल पेपर ही प्रोवाइड करा दूँ। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। भारत में लाइट, पंखा और रेफ्रिजरेटर आदि के लिए आवश्यक ऊर्जा अधिकतर डैश 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 उत्पन्न होती है। मतलब सिंपल से ये पूछा गया है कि हमारे भारत देश में अधिकतर ऊर्जा कहाँ बनती है। ऑप्शन देखिए कई सारे हैं, परमाणु संयंत्र, सौर ऊर्जा, पानी से और कोयला से।
तो सबसे पहले देखिए ऑप्शन सिलेक्ट करना है। परमाणु संयंत्र हमारे यहाँ ज़्यादातर है नहीं भारत देश में, आपको पता है ना, तो सुनने में आपको मिलेगा। ठीक, रहा सौर ऊर्जा, तो सौर ऊर्जा तो अभी अभी चलन में आया है, अभी ज़्यादातर इससे ऊर्जा उत्पन्न होता नहीं है, तो ये भी गलत हो गया। अब बचा पानी और कोयला। तो बहुत से स्टूडेंट बोलेंगे कि सर इसका सही आंसर पानी होगा, और बहुत से बोलेंगे कोयला होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ मेरे डियर स्टूडेंट, इसका सही आंसर होगा कोयला। कोयला से हम लोग अधिकतर ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। और अभी हाल ही में 2 से 4 दिन हो गया, एक डेटा आया था, गवर्नमेंट का डेटा था कि कोयला लगातार कम हो रहा है, और यदि कोयला कम हो गया भारत देश में तो हम ऊर्जा बिना तरस जाएंगे, मतलब ऊर्जा के लिए तरस जाएंगे, ऊर्जा हमको मिल ही ना पाएगा। पानी से अपन ज़्यादा उत्पन्न नहीं करते हैं जितना कोयला से हम लोग लाइट बिजली के लिए ऊर्जा उत्पन्न करते हैं। ठीक, चलिए चलिए आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 8 की तरफ। हमारा क्वेश्चंस कहता है, यहाँ पर 326 ईसा पूर्व में हाइड्रा स्पेस नदी की लड़ाई में भारत के राजा पोरस के खिलाफ सिकंदर की रणनीति का नक्शा दिखाया गया है। देखिए, जब 1326 में लड़ाई हो रहा था तो सिकंदर आया था, जो कि बाहर का आक्रमणकारी था, यूनानी थे सिकंदर। उन्होंने आया था, हमारे भारत देश का राजा पोरस के खिलाफ रणनीति बना रहा था, तो इस प्रकार से बनाया था वो एक नक्शा। ठीक, आगे देखिएगा, यह लड़ाई हाइड्रा स्पेस नदी के किनारे पर लड़ी गई थी, जो अब पाकिस्तान में है। और हाइड्रा स्पेस कहाँ है? पाकिस्तान में है। और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा स्टूडेंट्स कि हाइड्रा स्पेस किस देश में स्थित है। ऑप्शन दे देगा, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान या ब्राज़ील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? पाकिस्तान इसका सही आंसर है। ठीक है, तो जैसे कि चित्र आपने देख ही लिया होगा, इसको मैं थोड़ी क्लियर कर देता हूँ। ये रहा सिकंदर द्वारा बनाया गया नक्शा। चलिए अब इससे संबंधित हम क्वेश्चंस देखते हैं। इससे संबंधित क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सबसे बेहतर बताता है कि लड़ाई में क्या हुआ था? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। सिकंदर अपनी सेना के हिस्से के साथ नदी के किनारे तक चला गया और फिर नदी पार कर गया। तो ये देख लीजिए, जैसे चित्र दिखा रहा है, ये सिकंदर यहाँ से जा रहा है नदी के किनारे और नदी को पार करके यहाँ से निकल गया है। ठीक है, ये पूरा देखिए, ये नदी है, ठीक, इसको पार कर गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। हो सकता है ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में कट पेस्ट हो जाए, और हो सकता है बोल दिया, इसका मतलब जो ओल्ड स्टूडेंट है वो समझ ही गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, व्यापार संघ का सबसे सामान्य उद्देश्य डैश 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 है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, रोजगार की स्थिति को बनाए रखना अथवा सुधारना, यही व्यापार संघ का उद्देश्य होता है। जैसे कि आप कोई दुकान में देखे होंगे या दुकान जरूर गए होंगे, तो वहाँ पर स्टिकर लगा रहता है व्यापार संघ का। और जब कभी कोई धरना प्रदर्शन करते हैं तो सभी व्यापारी एक साथ हो जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं व्यापार संघ वाले, और कहते हैं भैया आज दुकान तो बंद रहेगा। ये चीज़ आपने ज़रूर देखा होगा, कहीं कोई कांग्रेस खिलाफ करेगा तो कोई बीजेपी खिलाफ करेगा। जैसे अभी पिछले कई सालों में मोदी जी के खिलाफ कई लोगों ने धरना प्रदर्शन किया, बोले महंगाई बढ़ रही है तो हम दुकान बंद कर रहे हैं। दुकान बंद करने से कुछ नहीं होता, आपने देखा होगा दुकान बंद किया तो 1 रुपये कम हुआ? कुछ नहीं, जो होना है वो होगा ही, क्योंकि सरकार बन चुका है, उसको कोई कुछ नहीं कर सकता, ना तो आप ना तो हम। हाँ कर सकते हैं, लेकिन कब? 5 साल बाद, जब नया चुनाव आएगा तभी हम बोलेंगे, और तभी सभी लीडर सुनते हैं। यदि एक बार बन गया तो 5 साल उसको सुनना नहीं है, जैसे चुनाव आएगा तो फिर तो हाथ पैर जोड़ करके सुनते हैं, जैसे कि अपने गाँव में क्षेत्र में देख रहे होंगे। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10, मुद्रा का अवमूल्यन का अर्थ है। तो सबसे पहले स्टूडेंट ये समझ लीजिएगा आखिरकार मुद्रा का अवमूल्यन क्या कहलाता है। तो मुद्रा मतलब तो पैसा होता है, आपको पता है, और मुद्रा का अवमूल्यन का मतलब ये होता है मुद्रा का बढ़ना। अब कैसे बढ़ना, जरा एक एग्जाम्पल से आप समझ लीजिए। जैसे सपोज दैट अभी वर्तमान में एट प्रेजेंट $1 बराबर 74 रुपये है, ठीक है। और यदि मैं मुद्रा का अवमूल्यन कर दूं, मतलब मैं नहीं करूंगा, गवर्नमेंट करेगी, अभी तक भारत देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन हो चुका है, मैं बताऊंगा कब कब हुआ, ठीक है। तो यदि $1 बराबर 74 रुपये है और मुद्रा का अवमूल्यन कर दे तो $1 बराबर
हो जाएगा 85 रुपये, 86 रुपये, जो भी करना हो। उदाहरण के लिए मैं 85 रुपये ले लिया हूँ। मतलब हमारे मुद्रा का रेट क्या हो गया, बढ़ गया। पहले $1 में 74 रुपये हमको मिलता था, अब मिलेगा $1 में 85 रुपये। अब आपके मन में प्रश्न उठेगा कि सर आखिरकार मुद्रा का अवमूल्यन क्यों किया जाता है? तो इसका फंडा ये रहता है भैया, देखिए जब भी हमारा देश घाटे में जाए या फिर हमको लगता है कि यार हमारे देश की स्थिति सही नहीं है, तो देश की स्थिति को सुधारने के लिए हमेशा हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं। और जैसे कि मैंने आपसे पहले ही बता चुका है कि हमारे भारत देश में 3 बार मुद्रा का अवमूल्यन किया जा चुका है। यदि आप जानना चाहते हैं तो लिख लीजिए अपने कॉपी में। पहली बार हुआ था 1949 में, दूसरी बार हुआ था 1966 में। 1966 में होने का रीज़न ये था कि 1965 में जो युद्ध हुआ था उसके बाद हमने मुद्रा का अवमूल्यन किया था, क्योंकि युद्ध के बाद आपको पता है कि देश की स्थिति बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती है। और तीसरी बार मुद्रा का अवमूल्यन हुआ था 1991 में। अब 1991 में क्यों हुआ था एएसके? तो इसका सही आंसर ये है स्टूडेंट कि हमने एलपीजी मॉडल लेकर के आया था, एलपीजी। अब बोलेंगे बहुत से स्टूडेंट एलपीजी अच्छा गैस सिलेंडर वाला, तो जी नहीं, ये गैस सिलेंडर वाला एलपीजी नहीं है। एलपीजी का मतलब होता है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। अब इसका मतलब समझा दो मुझे एएसके। तो जी हाँ समझिए, देखिए लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये है स्टूडेंट्स कि जैसे कि आपको पता है वर्तमान में बहुत सी चीज़ें प्राइवेट हो रही हैं। जैसे रेलवे स्टेशन, मध्य प्रदेश का भोपाल का हबीबगंज रेलवे स्टेशन भारत देश का पहला रेलवे स्टेशन है जिसे प्राइवेटीकरण किया गया है। इसके अलावा जबलपुर का रेलवे स्टेशन ये भी अब प्राइवेट हो चुका है। ठीक है, ऐसे ही भारत देश में कई स्टेशन हैं, जो एक दो टॉप में थे उनको मैंने बता दिया। तो ये प्राइवेट करने का मॉडल मोदी जी लेकर के नहीं आए हैं। जरा गौर कीजिएगा, देखिए आप थोड़ी आप पढ़ रहे हैं तो समझ ही लीजिए, ये मोदी जी लेकर के नहीं आए हैं। ये प्राइवेट करने का मॉडल डॉक्टर मनमोहन सिंह साहब 1991 के टाइम में थे वित्त मंत्री, और इन्होंने ही ये प्रस्ताव लेकर के आया था कि हम एलपीजी मॉडल लेकर के आएंगे। लेकिन बोलेंगे अच्छा यदि ऐसी बात है तो उस टाइम पे प्राइवेट क्यों नहीं हुआ? तो ज़रा सुन लीजिए, उस टाइम पे प्राइवेट ना होने का रीज़न ये था कि पूरी तरह से समर्थन उनको नहीं मिल पाया था, कॉन्सेप्ट उन्हीं का था। तो मोदी जी ना कुछ नया नहीं कर रहे हैं। यदि जो स्टूडेंट्स गौर से समझेगा तो मोदी जी जो पुराने काम थे उन्हीं को सही तरीके से कर रहे हैं। जैसे हर एक चीज़ प्राइवेट करना, ये मोदी जी ने यहाँ से उठाया। देखिए 1991 में आ गया था, जब मोदी जी को कोई जानता नहीं था, उनका अस्तित्व तो ही नहीं था। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना आया है ना, तो इंदिरा गांधी जी का सपना था। इंदिरा गांधी चाहती थी कि सभी गरीबों को हम घर दिलवाएंगे, तो उन्होंने घर दिलवाया। आज प्रधानमंत्री आवास के नाम से घर मिल रहा है। ठीक, तो हर एक चीज़ ओल्ड ही है। तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स निर्यात में वृद्धि और आयात में कमी। जब जब हम मुद्रा का अवमूल्यन करते हैं तो हमेशा निर्यात बढ़ता है। अच्छा, अब निर्यात का मतलब क्या होता है? तो निर्यात का मतलब ये होता है कि विदेश से सामान भारत देश में आना हम निर्यात कहते हैं। और आयात क्या है? सॉरी थोड़ी मैं गलत बोल दिया। आयात का मतलब ये होता है कि विदेश का सामान भारत देश आना, इसे कहते हैं आयात। और निर्यात का मतलब ये होता है कि भारत देश से सामान बाहर जाना। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न ऐसा था कि थोड़ी मैं डेप्थ में चला गया, क्योंकि ये इकोनॉमी का क्वेश्चन था, और ऐसे क्वेश्चंस को समझना ना बहुत ही ज़्यादा कठिन होता है। इकोनॉमी समझाने वाला आपको यदि बेहतर टीचर मिल जाए ना, तो प्लीज़ बहुत अच्छे से समझिएगा। चलिए आगे चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11 और 12। लेकिन 11 और 12 को आंसर जानने से पहले सबसे पहले हमें एक जानकारी पढ़नी पड़ेगी। ये मैं नहीं कहता, ये आपको प्रश्न कहता है। हर साल गंगा और ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश के मैदानी इलाकों में लाखों टन गाद लाते हैं, जो हर साल नए जलमार्ग खोद देते हैं, जिसके परिणामस्वरूप द्वीप बन जाते हैं, जो तब तक बने रहते हैं जब तक कि वे ताज़ा बाढ़ से बह ना जाएं। इन द्वीपों के स्थानीय रूप से, इसको मैं क्लियर करता हूँ, चार्स के नाम से जाना जाता है। तो स्टूडेंट्स आपको कमेंट में लिख कर के बताना है आखिरकार द्वीप क्या है।
आप मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे और मुझे उम्मीद है इसका आंसर आप बेहतर तरीके से करेंगे। प्लीज़ ट्राई कीजिएगा। चलिए तो आगे देख लेते हैं। ये चित्र देख लीजिए भैया, ये चित्र आपके सामने प्रेजेंट है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर, देख लेते हैं क्वेश्चन। हालांकि 4 अस्थायी द्वीप होते हैं, उनसे आकर्षित होकर लोग बड़ी संख्या में उन पर रहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारण है जिनकी वजह से लोग चार्स पर रहते हैं? तो इसका सही आंसर होगा क्या है स्टूडेंट्स, क्या आप मुझे बता सकते हैं? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जीविका खेती के लिए उपजाऊ मिट्टी। ये इसका सही आंसर है। चलिए स्क्रॉल करते हैं, आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। हमारा 12वां नंबर कहता है निम्नलिखित में से किस माह के दौरान बांग्लादेश में चार्स के गठन एवं विनाश की सबसे अधिक संभावना है? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स जुलाई। जैसे कि आपको पता है कि इसी टाइम पर वर्षा अधिक होती है और बाढ़ ज़्यादा आने की संभावना जुलाई अगस्त में ही रहता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। सरकार ने हाल ही में हवाई क्षेत्र का लचीला उपयोग FUA की मंजूरी दी है। इसका मतलब है कि सामान्य उड़ानें अब सैन्य हवाई क्षेत्र के उपयोग करने में सक्षम होगी। सामान्य उड़ानें मतलब आसपास जाने के लिए हम जाकर के सैन्य हवाई क्षेत्र मतलब जहाँ सेना उड़ान भरती है वहाँ से उड़ान कर सकते हैं, जो पहले प्रतिबंधित हुआ करती थी। और जबकि हमें पहले अनुमति नहीं थी कि जहाँ से सेना की हवाई जहाज उड़ती है वहाँ से जाकर के हम उड़ाए। और आपके मध्य प्रदेश में सैन्य हवाई अड्डा ग्वालियर में स्थित है। यहाँ दिखाया गया नक्शा हवाई मार्ग में किए गए कुछ बदलाव दर्शाता है। तो आप इस मैप को देख लीजिए और कुछ बदलाव दिखा रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। इस निर्णय का परिणाम क्या हो सकता है आपको बताना है। तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 कहता है मन्नार की खाड़ी भारत के दक्षिण पूर्वी सिरे एवं श्रीलंका के पश्चिमी तट मानचित्र देखें, पहले मानचित्र देखने को बोल दिया आपको, के बीच स्थित है। ये स्थित है यहाँ पर, ये ठीक है। इसे लेकिन मैं क्लियर कर देता हूँ ताकि आप क्लियर देखो, मैं जूम कर रहा हूँ, ये स्थित है। ठीक है, आपने देख ही लिया होगा। चलिए आगे देख लीजिए। इसे यूनेस्को द्वारा बायोस्फीयर रिजर्व घोषित किया गया है या पदांकित किया गया है। ठीक है, आगे लिखा है निम्नलिखित में से कौन सा कथन मन्नार की खाड़ी के संबंध में सही होगा? तो इसका सही आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर डी, भारत एवं श्रीलंका की सरकार इस क्षेत्रों के संरक्षण और विकास की जिम्मेदारी साझा करती है। मतलब ये जो मन्नार की खाड़ी है इसका सुरक्षा भारत और श्रीलंका की सरकारें करती है। अच्छा, मैं चित्र में थोड़ी समझा देता हूँ कैसे। देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत, ठीक है, और यहाँ पे है श्रीलंका। थोड़ी मैं जूम करके समझाता हूँ, ठीक। और यहाँ पर है पाक की खाड़ी, इसे बोलते हैं पाक की खाड़ी। मतलब भारत और श्रीलंका को जोड़ने के लिए जो बीच में रेखा है उसे बोलते हैं पाक की खाड़ी। और यहाँ पर स्थित है मन्नार की खाड़ी। तो मन्नार की खाड़ी की सुरक्षा भारत और श्रीलंका के लोग दोनों करते हैं, इसलिए उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 15। हमारा 15वां नंबर कहता है, ये आप देख लीजिएगा स्टूडेंट्स की क्या कहता है। इसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है। अगर आप बता पाएंगे तो दिन बेहतर है, और नहीं बता पाएंगे तो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि इसका सही आंसर क्या होगा। लेकिन वीडियो एंड करने से पहले एक चीज़ आपको कंफर्म कर देता हूं, मैंने आपको 2 क्वेश्चन दिया था। जो स्टूडेंट बाकी रियल में पढ़ना चाहते हैं और पढ़ने आए हैं तो दोनों का आंसर जरूर करेंगे, मुझे ऐसा उम्मीद है। तो आपसे मिलते हैं